हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और प्रसन्नचित्त होंगे। मैं डॉक्टर ममता शुक्ला, शासकीय हाई स्कूल लोही, रीवा, मध्य प्रदेश से आज की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की विज्ञान। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अध्याय 6 जैव प्रक्रम। यह अध्याय आगे हम कई भागों में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे भाग 1। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि जैव प्रक्रम होता क्या है और यह कितने प्रकार का होता है। हम सभी जानते हैं, पिछली कक्षाओं में पढ़ भी चुके हैं कि कोशिकाएं जीवन का आधार होती हैं। सभी जीव कोशिकाओं से मिलकर के बने हुए होते हैं। कई कोशिकाएं आपस में मिलकर के ऊतक बनाती हैं। कई ऊतक मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं तथा अंग आपस में मिलकर के अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। इस प्रकार एक जीव के शरीर का निर्माण होता है। प्रत्येक अंग जीवों के लिए विशेष कार्य करते हैं। समय, वातावरण या पर्यावरण के प्रभाव के कारण यह संरचना विघटित होती रहती है, जिसके मरम्मत तथा अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। जीवों में कई प्रक्रम होते हैं जो शारीरिक संरचना का अनुरक्षण करते हैं। तो यदि हम इसकी परिभाषा के रूप में समझें तो हम जैव प्रक्रम को कह सकते हैं कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं। ये सभी जैव प्रक्रम मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन, वहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन जो कि पौधों में होता है, और सर्कुलेशन जो जीवों में होता है। और चौथा लाइफ प्रोसेस यानी जैव प्रक्रम है उत्सर्जन। आइए हम पहले पढ़ेंगे पोषण एवं उसके प्रकारों के बारे में, साथ ही हम पढ़ेंगे पौधों में रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, वहन एवं उत्सर्जन की क्रिया पौधों में किस प्रकार संपन्न होती है। तो आइए पहले देखते हैं पोषण के बारे में। अब पोषण के बारे में हम जानते हैं कि पोषण होता क्या है। जीवों के भोजन ग्रहण करने तथा उसका उपयोग करके ऊर्जा प्राप्त करने की जो प्रक्रिया या प्रक्रम है वह पोषण कहलाता है। सभी जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है जिसे वे भोजन से प्राप्त करते हैं, परंतु सजीवों में ऊर्जा प्राप्त करने के तरीके भी भिन्न भिन्न होते हैं। जीवों के द्वारा पोषण के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के तरीकों में भिन्नता के आधार पर पोषण को हम दो भागों में बांट सकते हैं, स्वपोषी पोषण एवं विषमपोषी पोषण। तो पोषण मुख्यतः दो प्रकार से है, स्वपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण। आइए इन्हें डिटेल में समझते हैं। स्वपोषी पोषण क्या होता है? स्वपोषी अर्थात खुद से बनाया हुआ भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने वाले। अंग्रेजी में ऐसे जीवों को ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। स्वयं के द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करना ही स्वपोषी पोषण कहलाता है। यानी कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं वह स्वपोषी कहलाते हैं। बच्चों, यहाँ पर कभी कभी कुछ कन्फ्यूज़न हो जाता है। कैसे? जैसे यदि हम कहें कि हम अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी कि हम किचन में चावल बनाते हैं, दाल बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तो बच्चे ये भी कह सकते हैं कि हम भी तो स्वपोषी हुए। लेकिन होता क्या है कि हम जो भोजन किचन में बनाते हैं वो पौधों का बनाया हुआ भोजन होता है या जीवों से प्राप्त भोजन होता है, जिसे केवल हम स्वाद के अनुरूप ढालने के लिए उसे हम पकाते हैं। तो हम भोजन बनाते नहीं, केवल पकाते हैं। इसलिए स्वपोषी कौन होगा? केवल हरे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब बच्चों, क्या कभी आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में सुना है या जाना है? आइए समझते हैं इसे। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ होता है, फोटो और सिंथेसिस, जहाँ पर फोटो का अर्थ होता है प्रकाश तथा सिंथेसिस का अर्थ होता है बनाना। अर्थात
प्रकाश की उपस्थिति में बनाने की जो क्रिया है वो कहलाती है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। स्वपोषी पोषण की प्रक्रिया में स्वपोषी बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल लेते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल को सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट, जिससे कि ऊर्जा प्राप्त होती है, के रूप में परिवर्तित कर संचित कर लेती हैं और इस पूरी प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसे हम दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं कि पौधों की हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से जल अवशोषित करके कार्बोहाइड्रेट नामक भोज्य पदार्थ का निर्माण करती हैं और यह प्रक्रिया ही प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए कौन कौन से पदार्थ आवश्यक होते हैं? तो पहला है सूर्य का प्रकाश या सनलाइट, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है जल और चौथा है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल बच्चों कहाँ पाया जाता है? पौधों की हरी पत्तियों में। इसे हम कुछ इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। यहाँ से हमको मिलता है सूर्य का प्रकाश, वायुमंडल से मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड और यह क्रिया होती है पौधों की हरी पत्तियों में। यहाँ पर जमीन से, पृथ्वी से जल अवशोषित होता है। यह जल साथ में क्रिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहाँ पर ग्लूकोज यानी कि कार्बोहाइड्रेट नामक भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है और साथ में ऑक्सीजन गैस सह उत्पाद के रूप में निकलती है। तो यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया इस प्रकार भी हम समझ सकते हैं। अब यदि हम इसे चरणबद्ध तरीके से समझें तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्नलिखित 4 चरणों में पूरी होती है। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरे चरण में होता है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। अगले चरण में जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन होता है और लास्ट में कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन यानी कि रिडक्शन होता है। पत्तियों की कोशिकाओं में हरे रंग के सेल ऑर्गेनेल होते हैं जिन्हें कि क्लोरोप्लास्ट या हरितलवक कहा जाता है, जिनमें क्लोरोफिल होता है। हरी पत्तियों में उपस्थित यह क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित कर रासायनिक परिवर्तन के द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। पेड़ तथा पौधे जड़ के द्वारा जमीन से जल ग्रहण करते हैं। क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा इस जल को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अणुओं में विघटित कर देती है। यदि हम समीकरण के रूप में समझें तो हमने अध्याय 1 में पढ़ा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में एक तरफ तीर के निशान के एक तरफ होते हैं अभिकारक और दूसरी तरफ लिखे जाते हैं उत्पाद। तो यहाँ पर अभिकारक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो यदि इसका हम समीकरण देखें तो 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 अणु हैं जल के। यह सूर्य के प्रकाश और हरित लवक की उपस्थिति में भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं और यह भोज्य पदार्थ यानी कि शुगर जिसको हम कहते हैं, जिसका सूत्र है C6H12O6। साथ में 6 अणु ऑक्सीजन और 6 अणु जल के निकलते हैं। तो यदि हम इसको समीकरण के रूप में पढ़ें तो हम कह सकते हैं 6CO2 + 12H2O, तीर के निशान के बाहर क्या बनेगा? C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। अब बात करते हैं स्टोमेटा की। बच्चों, क्या आपने रंध्र का नाम सुना है? क्या होते हैं ये रंध्र और क्यों हम इनकी स्टडी कर रहे हैं, क्यों हम इन्हें पढ़ रहे हैं? तो बच्चों, हम रंध्र का अध्ययन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए जो गैसों की आवश्यकता होती है वह गैस कैसे पौधे ग्रहण करते हैं। तो आइए समझते हैं स्टोमेटल पोर यानी कि रंध्र छिद्रों के बारे में। पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र छिद्र या स्टोमेटल पोर कहा जाता है। इन रंध्र छिद्रों के द्वारा ही पत्तियां हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करती हैं। पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान इन्हीं रंध्र छिद्रों के द्वारा होता है। साथ ही ये तने, जड़ तथा पत्तियों की सतह पर भी पाए।
आइए समझते हैं स्टोमेटा के कार्यों के बारे में। पेड़ पौधों के इन रंध्र छिद्रों से पर्याप्त मात्रा में जल की हानि भी होती है। अतः जब प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, अर्थात रात्रि के समय में, तब ये स्टोमेटल पोर बंद हो जाते हैं। बच्चों, इस चित्र को आप समझ सकते हैं कि ये क्या है? क्या आप बता सकते हैं? बिल्कुल, यह पत्तियों में पाए जाने वाले छोटे छोटे रंध्र हैं और इनसे जो अणु निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं वो क्या हैं? पानी के अणु। और पानी का सूत्र है H2O। तो यह H2O को दर्शाने के लिए ही ये पानी के अणु कुछ इस रूप में दिखाए गए हैं। इन छिद्रों का खुलना या बंद होना द्वार कोशिकाओं अर्थात गार्ड सेल्स का एक कार्य होता है। जब जल अंदर जाता है तो ये द्वार कोशिकाएं फूल जाती हैं और रंध्र छिद्र खुल जाते हैं। जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो ये रंध्र छिद्र बंद हो जाते हैं। छिद्रों के बंद हो जाने की स्थिति में पेड़ पौधों से जल की हानि नहीं होती है। तो इस चित्र में आप रंध्रों का खुलना एवं बंद होना भी देख सकते हैं। ऑक्सीजन के अणु निकल रहे हैं, साथ में पानी के अणु निकल रहे हैं H2O, और अंदर क्या जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो रंध्रों का यही कार्य होता है, ऑक्सीजन और जल के अणुओं को बाहर निकालना और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना, यानी गैसों का आदान प्रदान। ठीक है, वह कार्य होता है रंध्रों का। आइए इसी रंध्रों के खुलने एवं बंद होने की प्रक्रिया को एक छोटे से वीडियो के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे रंध्र छिद्र खुले होते हैं और कैसे वो धीरे धीरे बंद हो जाते हैं। इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये बीच में है रंध्र छिद्र। ठीक है, ये दोनों गार्ड सेल्स के द्वारा, ये गार्ड सेल्स दोनों तरफ से इसमें दिख रही हैं, बीच का स्टोमेटल पोर है। यदि आप ध्यान से देखें तो धीरे धीरे ये रंध्र छिद्र बंद हो रहे हैं। बच्चों, यहाँ पर जो हरे हरे कण दिख रहे हैं वह है क्लोरोफिल। ठीक है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। देखिए, क्रमशः आप देख रहे हैं कि बीच का जो पोर है, छिद्र है, वह पूरी तरह बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जो शुरुआत में छिद्र खुले हुए थे वह बंद हो गए। इस एक स्टोमेटा को लेकर के आप समझ सकते हैं कि कैसे रंध्र छिद्र खुलते और बंद होते हैं। धीरे धीरे होने वाली यह प्रक्रिया होती है जो पौधों में लगातार होती रहती है, पौधों की आवश्यकता के हिसाब से। अब हम बात करते हैं पौधों में परिवहन की। ठीक है, पौधों में परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया कैसे होती है? पादप वहन तंत्र पत्तियों से भंडारित ऊर्जा युक्त पदार्थ तथा जड़ों से कच्ची सामग्री का वहन करेगा। यह दो पथ स्वतंत्र संगठित चालन नलिकाओं से निर्मित होते हैं। पौधों में दो विशेष प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं जिनको कहते हैं जाइलम और फ्लोएम। पिछली कक्षाओं में आपने इनका नाम सुना होगा। तो जाइलम याद करने के लिए हम समझ सकते हैं, जाइलम को जल से जोड़ दें यदि, तो जाइलम ऊतक जो है यह मृदा से प्राप्त जल तथा खनिज लवण को वहन करने का कार्य करता है। और दूसरा होता है फ्लोएम। यह पत्तियों से जहाँ प्रकाश संश्लेषण से के उत्पाद संश्लेषित होते हैं, यह पौधे के अन्य भागों में वहन करने का कार्य करता है। तो बच्चों, यदि हम वहन की बात करें पौधों में, तो दो प्रकार के ऊतक हुए, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम यानी कि जल का परिवहन करेगा। जल कहाँ है? पौधों में नीचे है, भूमि है। ठीक है, तो नीचे से अवशोषित करके जल कहाँ जाएगा? ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, और भोजन जो कि पत्तियों में निर्मित है, वहाँ से भोजन पौधों के विभिन्न भागों में जाएगा, यानी नीचे की ओर जाएगा विभिन्न भागों में। जल का परिवहन कैसे होता है? जाइलम ऊतक में जड़ों तथा तनों और पत्तियों की वाहिनिकाएं तथा वाहिकाएं आपस में जुड़कर जल संवहन वाहिकाओं का एक सतत जाल बनाती हैं जो पादप के सभी भागों से संबद्ध होता है। जड़ों की कोशिकाएं मृदा के संपर्क में होती हैं तथा वे सक्रिय रूप से आयन भी प्राप्त करती हैं। यह जड़ तथा मृदा के मध्य आयन सांद्रण में एक अंतर उत्पन्न करता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए मृदा के जल जड़ में प्रवेश कर जाता है।
इसका अर्थ है कि जल अनवरत गति से जड़ के जाइलम में आता है तथा जल के स्तंभ का निर्माण करता है जो लगातार ऊपर की ओर धकेला जाता है। चित्र में यदि समझें तो यहाँ से लगातार जल नीचे से ऊपर की ओर जाता है, जिसके कारण एक ट्रांसपिरेशन पुल यानी कि एक स्तंभ का निर्माण होता है, जिसके कारण लगातार जल एक ही दिशा में नीचे से ऊपर की ओर लगातार गति करता है और यहाँ पर जल का परिवहन नीचे से लेके ऊपर की ओर जल का परिवहन जाइलम कोशिकाओं के द्वारा, जाइलम ऊतकों के द्वारा होता रहता है। पौधों में होने वाली एक और क्रिया है जिसे आपने सुना होगा, वाष्पोत्सर्जन। जिस जल की रंध्र के द्वारा हानि हुई है उसका प्रतिस्थापन पत्तियों में जाइलम वाहिकाओं के द्वारा हो जाता है। वास्तव में कोशिका से जल के अणुओं का वाष्पन एक चूषण उत्पन्न करता है जो जल को जड़ों में उपस्थित जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचता है। पादप के वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि जो है वही कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। वाष्प उत्सर्जन यानी जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जित होना ही कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। अब बात आती है पौधों में भोजन तथा दूसरे पदार्थों का स्थानांतरण किस प्रकार होता है। तो पौधों में उपापचयी क्रियाओं के पश्चात विशेष रूप से प्रकाश संश्लेषण जो हमने पढ़ा कि पत्तियों में होता है, यह पादप के अन्य भागों में कैसे भेजे जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण में विलेय उत्पादों का वहन स्थानांतरण कहलाता है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है और यह संवहन ऊतक के फ्लोएम नामक भाग द्वारा होता है। फ्लोएम यानी फूड पार्टिकल हम कह सकते हैं याद करने के लिए, जाइलम यानी जल। तो यदि हम इस तरह कुछ समझेंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा जाइलम और फ्लोएम में। तो जाइलम हमेशा जल का संवहन करेगा और फ्लोएम भोज्य पदार्थों का। प्रकाश संश्लेषण के उत्पादों के अलावा फ्लोएम अमीनो अम्ल तथा अन्य पदार्थों का भी परिवहन करता है। यह पदार्थ विशेष रूप से जड़ के भंडारण अंगों, फलों, बीजों तथा वृद्धि वाले अंगों में ले जाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं पौधों में उत्सर्जन की। अभी हम इस वीडियो में, इस सत्र में केवल हम पौधों की क्रियाओं को समझ रहे हैं। आगे आने वाले सत्रों में हम जीवों में पाचन, श्वसन, उत्सर्जन और वहन का अध्ययन करेंगे। क्योंकि यहाँ पर हमने स्वपोषी पोषण के बारे में पढ़ा तो साथ में हमने पादप में होने वाली विभिन्न जैव प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास किया है। पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल भिन्न युक्तियां यहाँ पर पौधे प्रयुक्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में जनित ऑक्सीजन भी अपशिष्ट उत्पाद कही जा सकती है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि पौधों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कैसा व्यवहार होता है। इसके अतिरिक्त वह जल से वाष्पोत्सर्जन द्वारा भी छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा पौधों में कुछ अन्य उत्सर्ज्य पदार्थ भी होते हैं जिनको हम गोंद या रेजिन के रूप में पौधों की बाहरी सतह पर हमने देखा है। पौधों में बहुत से ऊतक मृत कोशिकाओं के बने होते हैं तथा वह अपने कुछ भागों जैसे पत्तियों का भी क्षय कर सकते हैं। बहुत से पादप अपशिष्ट उत्पाद कोशिकीय रिक्तिकाओं में संचित रखते हैं। पौधों से गिरने वाली पत्तियों में भी अपशिष्ट उत्पाद संचित रहते हैं। अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन, गोंद के रूप में भी विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। पादप भी कुछ अपशिष्ट पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में उत्सर्जित करते रहते हैं। इस प्रकार पादपों में उत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। बच्चों, अब हम बात करते हैं पोषण की दूसरी विधि जिसे हम कहते हैं विषमपोषी पोषण। अभी तक हमने पढ़ा था पौधों में पाया जाने वाला समपोषी पोषण या स्वपोषी पोषण। अब हम बात करते हैं विषमपोषी पोषण की। जब कोई जीव किसी अन्य जीव के द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करता है तो उसे कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या विषमपोषी पोषण। साथ ही ऐसे जीवों को दूसरे जीव के द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं, ये कहलाते हैं विषमपोषी यानी हेटेरोट्रॉप्स।
यानी पोषण की विधि कहलाती है विषमपोषी पोषण। पोषण की विधि भोजन के अनुरूप तथा उपलब्धता के आधार पर विभिन्न प्रकार की हो सकती है। साथ ही पोषण प्राप्त करने के तरीके जीवों में भोजन ग्रहण करने के ढंग पर भी निर्भर करते हैं। सारे जीव भोजन की उपलब्धता तथा रहने के स्थान के अनुरूप ही विकसित होते हैं। कुछ जीव प्राप्त भोजन को ऊर्जा प्राप्ति के लिए शरीर के अंदर पाचन के द्वारा विघटित करते हैं। तो जीवों को हम एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के पोषण के रूप में आगे समझते हैं। अब हम बात करते हैं एक कोशिकीय जीव यानी कि अमीबा में पोषण। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की कोशिकीय सतह पर उंगली के जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें हम स्यूडोपोडिया भी कहते हैं। अमीबा इन उंगली जैसे प्रवर्धों के द्वारा पहले भोजन को घेर लेते हैं, जो फ्यूज या संगलित होकर के फूड वैक्यूल यानी कि रिक्तिका बनाते हैं। इस खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है तथा वे कोशिका द्रव्य में डिफ्यूज या विसरित हो जाते हैं और बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका के बाहर की ओर गति करता हुआ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। चूँकि हम जानते हैं अमीबा एक कोशिकीय जीव है, उसके शरीर में केवल एक ही कोशिका है और केंद्रक और कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म उपस्थित है। तो यह एक कोशिकीय जीव कैसे अपना पोषण प्राप्त करता है, अपने जीवन की विभिन्न गतिविधियां कैसे करता है, तो उसके लिए किस प्रकार का प्रक्रम होता है, चित्र के द्वारा भी समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, अमीबा कहाँ पाया जाता है? गंदे पानी में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीव जिसके शरीर का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। अब वह पोषण कैसे करेगा? सबसे पहले हम देखते हैं वो जल में ही गति करता हुआ रहता है। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? न्यूक्लियस होता है, छोटा सा केंद्रक है और फूड पार्टिकल को जब वो देखता है इसके केंद्र के चारों तरफ साइटोप्लाज्म है। ये जो उंगली जैसे प्रवर्ध दिख रहे हैं ये कहलाते हैं स्यूडोपोडिया। तो ये क्या करता है? जल में गति करता हुआ ही जैसे इसे कोई भोज्य पदार्थ दिखता है तो ये क्या करता है? अपने स्यूडोपोडिया को बढ़ाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे बढ़ाता हुआ यह इस भोज्य पदार्थ को अपने स्यूडोपोडिया के द्वारा घेर लेता है और घेर लेने के बाद अब यहाँ पर फूड वैक्यूल यानी रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। इस रिक्तिका के साथ यह भोज्य पदार्थ अमीबा के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। अब यहीं पर होती है पाचन की क्रिया, यानी इस भोज्य पदार्थ के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में विघटित किया जाता है। विघटन के पश्चात आवश्यक पदार्थों का अमीबा अवशोषण कर लेता है, ठीक है, और बचा हुआ उत्सर्जी पदार्थ भी इसी रिक्तिका में इकट्ठा कर दिया जाता है, जो धीरे धीरे अमीबा की सतह से बाहर आती है और पानी में आकर के यह रिक्तिका फट जाती है और उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और अमीबा को इस प्रकार पोषण प्राप्त हो जाता है। अगले पोषण के लिए वह पुनः तैयार हो जाता है। इस प्रकार गति करता हुआ क्रमशः अमीबा पोषण प्राप्त करता है, जो कि एक कोशिकीय जीव है। अब बहुकोशिकीय जीवों में यानी मनुष्यों में कैसे पोषण की क्रिया होती है यह हम आने वाले सत्रों में पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि जो हमने पढ़ा स्वपोषी और विषमपोषी पोषण, इसमें प्रमुख अंतर क्या होता है? बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से भी यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं क्या अंतर है स्वपोषी और विषमपोषी पोषण में। स्वपोषी पोषण क्या है? यह पोषण हरे पौधे में पाया जाता है जो भोजन निर्माण के लिए अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं, इसलिए हरे पौधों को स्वपोषी जीव कहते हैं। जबकि विषमपोषी पोषण क्या होता है? इसमें जंतुओं को अपने कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकता के लिए पौधों तथा अन्य जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। ये जीव शाकाहारी, मांसाहारी, मृतोपजीवी हो सकते हैं, अर्थात यह भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। जीवों या पौधों दोनों को हम समझ सकते हैं। दूसरा, स्वपोषी पोषण में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश के द्वारा कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं तथा इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जबकि विषमपोषी पोषण में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं पाई जाती।
स्वपोषी पोषण हरे पेड़ पौधों एवं साइनोबैक्टीरिया यानी कि नीले हरे शैवाल में पाया जाता है, जबकि विषमपोषी पोषण सभी जंतुओं, मानव, परजीवी, कवक इत्यादि में पाया जाता है। तो बच्चों, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। इन जैव प्रक्रमों में हमने पढ़ा पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। पोषण में हमने पढ़ा स्वपोषी और विषमपोषी पोषण के बारे में विस्तार से हमने पढ़ा। साथ ही हमने पढ़ा पौधों में श्वसन, उत्सर्जन की क्रिया या परिवहन की क्रिया कैसे संपन्न होती है। इसके आगे मनुष्य में पोषण और श्वसन की क्रिया हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।